फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे और स्वागत है आपका पवन वाग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं स्टीवन हॉकिंग। ये जो लेसन यूनिट 3.3 हमने शुरू किया है और उसको पूरी तरह से हमने देख लिया है। आखिरी के 2 पैराग्राफ्स हमको देखने हैं और उसके बाद में हमको वर्कशॉप की तरफ बढ़ना है। तो चलिए पेज नंबर 118 पर जो आखिरी के 2 पैराग्राफ्स हैं उसको पहले देख लेते हैं। और उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि क्या-क्या अभी तक हमने देखा है। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से 1963 में पहली बार उनको ऐसा एहसास हुआ। उनका जन्म हुआ था 1942 में, 1942 में उनका जन्म हुआ है। 1963 में 1942 में उनका जन्म हुआ। 1963 में पहली बार 21 साल की उम्र में उनको ऐसा एहसास हुआ कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। फिर 1969 में उनको व्हीलचेयर थमा दी गई। 1970 में फिर वो व्हीलचेयर पर सिमट कर रह गए। लेकिन भले ही शारीरिक तौर पर वो व्हीलचेयर पर ही अटके हुए थे, लेकिन वो उनका दिमाग जो था वो इतना तेज दौड़ रहा था कि नई-नई चीजें उन्होंने उसी के बाद अपने जीवन में की। जैसे कि 1988 में उनकी जो किताब आई अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उसके बाद में 2001 में उन्होंने और एक किताब लिखी जिसका नाम था द यूनिवर्स इन अ नटशेल। फिर उसके बाद में 2005 में उन्होंने फिर से द ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसको और जो पिछली उनकी किताब थी उसको और थोड़ा सा नया करके नया संस्करण उन्होंने प्रकाशित किया। और ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने जीवन में की है। इतना ही नहीं, ये किताबें तो उन्होंने लिखी, लेकिन साइंस पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है। पहले तो उन्होंने सिद्धांत अपना जो बताया, ब्लैक होल का सिद्धांत किया। फिर उसके बाद में जो भी पिछले सिद्धांत थे उनको 10 आने तक उन्होंने क्या किया था कि भगवान के अस्तित्व को, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने कहा, ऐसा कहने की कोशिश की थी कि हो सकता है इस विश्व को भगवान ने या ईश्वर ने निर्माण नहीं किया है, ऐसा वो कहना चाहते थे। फिर बाद में बहुत सारी अड़चनों का उन्होंने सामना किया और फिर आखिर में अब हम आ रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने सारे जीवन में अपनी जो तकलीफें झेली है, उसकी वजह से कैसे उनके घर वालों को, एक स्टूडेंट को उनके साथ में रखना पड़ा उनकी देखभाल करने के लिए, और उनका जो कामकाज है उसके ऊपर काम करने के लिए। ये सारी चीजें हमने अभी तक देखी है। ठीक है, तो आगे हम अब बढ़ने वाले हैं आखिरी 2 पैराग्राफ्स के साथ। और इन आखिरी 2 पैराग्राफ्स में जब हम इन आखिरी 2 पैराग्राफ्स को देखेंगे उसके बाद में फिर हम बढ़ेंगे वर्कशॉप की ओर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरे आखिरी 2 पैराग्राफ, पेज नंबर 118, 118 पेज नंबर पर अभी आपको आना है और यहाँ से फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। हॉकिंस है दो थ्रू द प्रोग्राम and the help and assistance, Stephen Hawking has continued to write a prolific read। और देखिए, भले ही वो खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनको जो मदद करने वाले लोग हैं उनकी मदद के आधार पर उन्होंने बहुत ज्यादा लेखन किया है, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। His work had included numerous scientific papers of course, but also information for the non-scientific community। देखिए, उनका जो लेखन है उस पर उस लेखन के हम बात करेंगे तो 2 चीजें उसमें आमतौर पर हम कर सकते हैं। एक तो है साइंटिफिक पेपर्स, मतलब जो कुछ थ्योरीज उन्होंने दी है, जो कुछ भी उन्होंने कहने की कोशिश की है, विज्ञान में जो कुछ नई चीजें उन्होंने कहने की कोशिश की है, उसके ऊपर जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो एक बात है। और दूसरी तरफ जो भी नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी है, मतलब विज्ञान से जो लोग जुड़े नहीं है, उन लोगों के लिए भी उन्होंने बहुत सारा लेखन किया है। ये 2 चीजें उनके लेखन में हमको विभाजित करनी होगी। 2 चीजें 2 विभाग में हमको इन चीजों को रखना होगा। एक तो उन्होंने जो कुछ भी विज्ञान का रिसर्च, उनका जो वर्क है उसके लिए उन्होंने जो किया, या रिसर्च वर्क पर जो उन्होंने किया उसके बारे में उन्होंने लिखा एक तरफ। दूसरी तरफ उन्होंने जो भी लोग इस विज्ञान से जुड़े नहीं है, सर्वसामान्य जो हम कहते हैं लोग हैं, उनके लिए भी उन्होंने लेखन किया है, सारी किताबें लिखी है।
हॉकिंस हेल्थ ऑफ कोर्स रिमेन्स अ कांस्टेंट कंसर्न। देखिए इस तरह की बीमारी से अगर कोई ग्रसित होता है, इस तरह की बीमारी किसी को लग जाती है, तो ज़ाहिर है कि उसकी हालत बहुत ही खराब होती जाती है दिन-ब-दिन, है ना? और इसीलिए हॉकिंस की हालत भी एक बहुत ही गंभीर मामला कहा जा सकता है। A worry that was heightened in 2009 when he failed to appear at a conference in Arizona because of a chest infection. और ये जो उनकी हालत है, उनकी जो परिस्थिति है, ये सही में सही मायने में देखा जाए तो 2010 में बहुत ही ज़्यादा चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि एक बार अमेरिका के एरिज़ोना में जो एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं जा सके क्योंकि उनके चेस्ट में कुछ इन्फेक्शन हुआ था और उस इन्फेक्शन के चलते वो उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सके और इसी वजह से लोगों को लग रहा था कि उनकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है, ऐसा लोग मानने लगे थे। ठीक है? In April 2000, in April, Hawking, who had already announced he was retiring after 30 years from the post of Lucasian Professor of Mathematics at Cambridge, was rushed to the hospital for being what university officials described as gravely ill. और उसके बाद में जब अप्रैल में उन्होंने कहा था कि भाई अब मैं 30 साल के अपने करियर के बाद इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने करियर के बाद एक लोकेशन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स के जो पद पर मैं हूँ, आसीन हूँ, उस पद से मैं त्यागपत्र देना चाहता हूँ, उस पद को मैं छोड़ना चाहता हूँ और तभी उसी वक्त उनको अस्पताल ले जाया गया था, उनको हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया था और इसीलिए और उसका कारण जो दिया गया था, कहा गया था कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और इसकी वजह से वो जो चिंता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है? It was later announced that he was expected to make a full recovery और उसके बाद में कहा कि भई ऐसी अपेक्षा हम कर सकते हैं कि वो पूरी इस तरह से स्वस्थ हो जाएँगे, ऐसी अपेक्षा हम कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा था। ठीक है? तो देखिए, किस तरह से उनकी जो यात्रा है, एक बहुत ही सामान्य बच्चे से लेकर के फिर जैसे वो बढ़ने लगे, तो एक क्या कह सकते हैं, सामान्य बच्चे से लेकर के एक जवान, जो बहुत ही सामान्य है और उसके बाद में उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा भूचाल जैसे आ जाता है, उनका जीवन जो है, वो पूरी तरह से पलट जाता है और उनको एक बीमारी का अंदेशा होता है, वो बीमारी से ग्रसित है, ऐसा डॉक्टर उनका निदान करते हैं। एक, इसके बाद ही उनका पूरा जीवन बदल गया है। देखिए 1970 में 1963 में 1963 में उनको उस बीमारी का उनका निदान होता है। 1969 आते थे, 6 सालों में वो व्हीलचेयर पर आ जाते हैं और 70 से तो वो पूरी तरह से व्हीलचेयर पर जकड़े हुए हैं। 70 के बाद ही वो सोचने लगते हैं कि मुझे जो कुछ भी मिला है, वो कहते हैं कि इसी वक़्त सही मायनों में मैं अपने जीवन का आनंद उठाने लगा, मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने लगा और भी बेहतर तरीके से मैं अपना जीवन जीने लगा, ऐसा वो कहते हैं। तो इसका कारण भी ये हो सकता है कि उनके जीवन के प्रति उनका जो रवैया था, जीवन की ओर देखने का उनका जो दृष्टिकोण था, वो बहुत आमूलाग्र तरीके से बदल चुका था और इस बदलाव का जो कारण था, वो था उनकी बीमारी। उस बीमारी ने ही उन्हें अलग सोच दी थी और इस वजह से उन्होंने अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना काम पर ज़्यादा ध्यान दिया और ध्यान देने के कारण ही वो इतनी ज़्यादा तरक्की अपने जीवन में कर सके हैं। पर एक चीज़ अगर उनको खास बनाती है, तो वो है कि इस बीमारी को उन्होंने अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। इस बीमारी को उन्होंने कभी भी अपने जीवन में, अपने अभ्यास में, अपने जितना भी उन्होंने जो कुछ भी आज किया है, उन सारे कार्यों में कभी भी इस बीमारी का बहाना बनाकर उन्होंने कभी इस चीज़ को टालने की कोशिश नहीं की है और यही सबसे उनकी बड़ी बात है और यही बात उनको एक महान वैज्ञानिक बनाती है ना? ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं वर्कशॉप की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द टाइमलाइन एंड सर्च द occurrences according to it
प्रिपेयर अ चार्ट, है ना, एक चार्ट हमको बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि जो साल यहाँ पर दिए हैं, चलिए सबसे पहले तो है जनवरी 1942, अब ये 8 जनवरी है, ठीक है, 1942। उसके बाद में 1969, 1969, 1970, उसके बाद में है 1988, उसके बाद में दिया गया है 2001, 2005, 2009, 2010 और 2014, ठीक है। तो इन सारे वर्षों में उनके साथ क्या क्या हुआ ये हमको देखना है। ओके, तो सबसे पहली चीज है 8 जनवरी 1942 उनका जन्म, ही वॉज बॉर्न, है ना, स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ है 1942 में, 1942 में। उसके बाद में 69 फोर्स टू यूज व्हील चेयर दिया गया है कि उनको व्हील चेयर पर, फोर्स टू यूज व्हील चेयर, ठीक है। 1970 आते आते उनको एक स्टूडेंट was called in for help, है ना, उनका एक शिष्य जो था या उनका एक छात्र जो था उसी को उनके साथ रहने के लिए बुलाया गया ताकि वो उनकी देखभाल भी कर सके और वो उनके काम में उनकी मदद भी कर सके। 1970 1988 1988 सबसे पहले उन्होंने अपनी एक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की जो किताब, पहली किताब उन्होंने लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये जो उनकी किताब है वो उन्होंने लिखी, पहली किताब उन्होंने लिखी अपने जीवन की, ठीक है। फिर साल आता है 2001, फिर उन्होंने 2001 में एक किताब लिखी, द यूनिवर्स इन नटशेल, ठीक है। फिर 2001 में उन्होंने किताब लिखी द यूनिवर्स इन अ नटशेल। फिर 2005 में इसी किताब का एक नया संस्करण, अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। अब इसमें उन्होंने क्या किया, तो इस किताब में जो भी संकल्पनाएं उन्होंने दी थी उसको थोड़ा और ज्यादा आसान भाषा में और विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश उन्होंने इस किताब में की है। 2005 की अ ब्रीफ हिस्ट्री, ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। चलिए 2009 में उन्होंने क्या किया, तो 2009 में कहते हैं कि उनकी जो हालत है, हेल्थ डिटीरियोरेटेड, उनकी हालत और भी खराब होती चली गई। 2009 2010 में क्या हुआ, 2010 में उन्होंने क्या किया, 2010 में उन्होंने कहा कि डिनाइड द आइडिया दैट गॉड could have created this universe, है ना, मतलब कि हमारा जो विश्व है इसका निर्माण भगवान ने या ईश्वर ने किया है। इस सिद्धांत को वो थोड़ा सा उसके विपरीत सिद्धांत उन्होंने दिया, कहा कि भाई ईश्वर ने इस सृष्टि की निर्मित की है, ऐसा मुझे नहीं लगता है, ऐसा उन्होंने उस समय कहा है। और 2014 में आई उनके जीवन पर एक फिल्म, जो उनके फिल्म के कुछ हिस्से बता लोगों को उसमें उनके कुछ जीवन के हिस्से से उनको लोगों को परिचित कराया, उनको अवगत कराया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ बढ़ते हैं। देखिए इसमें सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस क्या होते हैं जो हमें ढूंढने होते हैं जहां पर दिए गए हैं उसी में से। तो अब किताबों के बारे में हमने देखा है, मेक अ लिस्ट, है ना, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द यूनिवर्स इन अ नटशेल, अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उन्होंने कब लिखी, 2008 में, नहीं सॉरी 1988 में लिखी। फिर ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम उन्होंने लिखी 2001 में, और सॉरी
द यूनिवर्स इन नटशेल, और 2005 में उन्होंने लिखी अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में उन्होंने क्या लिखा है कि ये जो सृष्टि है इसमें सारी चीजें हैं, इसमें भगवान का क्या योगदान है, इस तरह की चीजें उन्होंने इसमें लिखी है। यूनिवर्स इन नटशेल में कॉस्मोलॉजी के बारे में, विश्व विज्ञान के बारे में उन्होंने बात कही है, और ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम में भी वही संकल्पनाएं उन्होंने जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में ली थी उसी को उन्होंने आगे बढ़ा करके उसको विस्तार से कहा और आसान और सरल भाषा में उसको करने की कोशिश की। A list of Hawkins' physical inabilities right from 1963। मैंने यहाँ पर इसके पहले ही आपको बताया था 1963 में क्या हुआ, 1969 में क्या हुआ, 1970 में क्या हुआ, 19 उनके हम सिर्फ उनके अभी इनके हेल्थ के बारे में जान रहे हैं, या हेल्थ के बारे में ही उनको हम बात कर रहे हैं। फिर 2009 में उनकी तबीयत और ही ज्यादा बिगड़ गई। फिर 2014 में एक फिल्म भी उनके जीवन पर बनी। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। पहली बार फर्स्ट टाइम, है ना, तो उसको हम कहेंगे डायग्नोज्ड विद एएलएस, डायग्नोज्ड with ALS। 1969 confined to wheelchair, है ना, student called for help। 2000 में health deteriorated, है ना, फिल्म भी बनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको तो हम करेंगे ही। इनके आगे भी जो सारी चीजें हैं, जैसे फाइन आर्ट्स में उन्होंने क्या किया है वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें तो मुझे लगता है कि आपकी की ही होंगी या फिर आप आसानी से कर सकते हो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें हमको जम्बल्ड अप दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं ए बी, है ना, ए बी सी डी और ई। तो इनको हमको योग्य क्रम में लगाना है ना। सबसे पहला है हॉकिंस बुक द यूनिवर्सिटी इन अ नटशेल, नहीं, यूनिवर्स इन अ नटशेल ऑफर्ड इलस्ट्रेटेड गाइड टू द कॉस्मोलॉजी ऑफ बिग थियरीज, है ना। द यूनिवर्स इन नटशेल, ये जो किताब थी ये कब आई थी? द यूनिवर्स इन नटशेल आई थी 2001 में, है ना। ये घटना हुई थी 2001 में। हॉकिंस पब्लिश्ड द बुक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये आई थी 1988 में। ठीक है, उसके बाद में हॉकिन पब्लिश्ड द बुक, हॉकिन वाज अनेबल टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस इन एरिज़ोना, 2009 की बात है ये, है ना। फिर उसके बाद में हॉकिन वाज डायग्नोज्ड विद ALS विद व्हाइल स्टडीइंग कॉस्मोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, 1963। और आखिर में हॉकिन पब्लिश्ड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम दैट कंटेन द न्यूएस्ट डेवलपमेंट, द ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम कहा जाना चाहिए, जो उन्होंने 2005 में लिखी थी, 2005 में लिखी थी। ठीक है, अब इनके ईयर्स हमको पता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा माथापच्ची करनी चाहिए। देखो इसको हम कहेंगे 1, है, इसको कहेंगे 2, है ना, 63, 88, 2001, इसको कहेंगे 3, इसको 4 और इसको कहेंगे 5। ठीक है, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, बहुत बहुत बहुत, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, करेक्ट था वो, मुझे लगा मैंने इसी हिसाब से क्रम में दिया है। इसको 1, 63, 88, 2, 2001, 3, 9, 4 और नहीं, हाँ वही तो मैं गलती कर रहा था। चलिए इसको कहेंगे 5 और इसको कहेंगे 4, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से उसका योग्य क्रम में हमने लगा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एज पर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक सवाल है। चलिए पहला है, ये क्वेश्चन नंबर है 9, है ना। इसमें पहला सवाल है मदर डैश अ गुड मील, मदर कुक्स, है ना, उसमें कुक्स करेक्ट है। नंबर 2,
मदर एंड डॉटर डैश अ गुड मील, मदर एंड डॉटर कुक अ गुड मील। द राइज एंड फुल फॉल ऑफ द एम्पायर is recorded in the history. Fall of the empire is recorded in the history. Neither Ritesh nor Alok plays well, है ना, मतलब दोनों में से कोई भी एक, इसलिए either of the two, 5, either of the two are guilty, है ना, either of the two, दोनों में से either of the two is guilty, sorry, either of the two, दोनों में से एक कोई guilty, everyone makes mistake, है ना, 6, everyone makes mistake, क्योंकि everyone है ना, everyone makes mistake, that news is published today, that news, भले ही s लगा है पर वो प्लूरल नहीं है, वो वर्ड ही s में एंड होता है, इसलिए वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है। 8 लाख रुपीस, क्वेश्चन 8 है ना, 8 लाख रुपीस was a big amount, was वर नहीं आएगा, है ना, क्यों कि वो अमाउंट कह रहा है। The committee has approved of it, committee has not have, क्यों कमिटी मतलब एक ग्रुप है, एक ही है, सिंगुलर है। The cost of all the goods have risen, क्योंकि ये all the goods कह रहा है, सभी चीजों के दाम बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें ध्यान देकर के करना है क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप पॉज करके भी अपने इसमें कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। From the following sentences, underline the nouns and encircle the determiners that specify the noun in a noun phrase. चलिए आर्टिकल्स, पजेसिव, प्रोनाउंस। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं, पजेसिव्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटर्स होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं। He lost his voice for good. चलो, he lost his voice, है ना, नाउन क्या है? he lost his voice, है ना। अब देखिए इसमें पहला है his voice, अभी ये है नाउन और ये है डिटरमिनर। ये कौन सा डिटरमिनर है? इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कौन, किसकी आवाज? उसकी आवाज, हिज वॉइस, ठीक है। नंबर 2, ओवर द इयर्स हॉकिन हैज रिटन 15 बुक्स। ओवर द इयर्स हॉकिन, है ना, हॉकिन हैज रिटन ओवर द इयर्स। अब ये ओवर द इयर्स जो है वो क्या है? वो डेमोन्स्ट्रेटिव है, ठीक है। These 3 books, नंबर 3, these 3 books, है ना। अब ये एडजेक्टिव है, वैसे देखा जाए तो ये बुक्स है नाउन, these अगेन इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव। these मतलब ये जो 3 किताबें है ना। A few events prevented him, events, few और events, few events, ये नाउन है और few है क्वांटिफायर, है ना। एंड लास्ट इज दैट ड्रीम मेड हिम, है ना। 5वां है दैट ड्रीम, दैट ड्रीम, दैट ड्रीम इज नाउन, दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव। हिज वॉइस, सॉरी हिज डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, इसको हम कहेंगे पजेसिव प्रोनाउन, है ना, पजेसिव, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। बाद में आते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला जो सवाल है, अगला जो सवाल है वो अगला सवाल है समरी राइटिंग का। समरी राइटिंग कैसे लिखते हैं इस पर हमने ऑलरेडी क्लासेस ली है, तो अगर आप उसमें जाकर के देखोगे तो समरी राइटिंग के बारे में सारी चीजें आपको उसमें पता चलेगी। समरी राइटिंग और कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम,
ये 2 चीज़ें ऐसी है, इसके ऊपर हमने बहुत सारी चर्चाएँ की है, बहुत बार हम इसके बारे में हमने लिखा भी है। अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप पवन वाघ अकेडमी पर पवन वाघ अकेडमी का जो ऐप है, उस ऐप में जाकर के क्लास 11, 10, 11, 12 जहाँ पर हमने सेमी इंग्लिश मीडियम का 10th और 11th-12th के बारे में भी बहुत सारी पूरे के पूरा सिलेबस उसमें कवर किया है। उसी में कुछ लेसन्स में हमने राइटिंग सेक्शन के बारे में वीडियोस बनाए हैं, तो उस पर भी जाकर के आप आराम से उसको देख सकते हो, है ना? ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन वाघ अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।